हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, क्या हाल चाल, मत एकदम बच्चा। आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम उन सारे बच्चों के जवाब देने वाले हैं जो लगातार मैसेज करते हैं, लगातार हमको फोन करते हैं, लगातार नीचे कमेंट में लिखते हैं, सर जो कुछ नहीं पढ़े हैं केमिस्ट्री पे, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो कैसे पढ़ाई करें, कैसे पेपर यानी बोर्ड पेपर की कैसे तैयारी करें, और क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का आता है, और उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है। तो उन सारी चीजों के बारे में हम आज यहाँ पे चैप्टर नंबर और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, और जो भी नहीं है वो हम बताएंगे कैसे आपको पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। ये आपके जितने भी टाइमिंग बची हुई 4 मार्च को पेपर है, उसके पहले पहले ये आपके लिए एक रामबाण साबित होगा बेटा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री की क्लास। तो आइए देखिए, ध्यान से देखिएगा, चीजों को अच्छे से एनालाइसिस कीजिएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे केमिस्ट्री आपकी जो केमिस्ट्री है क्लास 12 की, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है भौतिक रसायन, दूसरा है अकार्बनिक रसायन, जिसमें है कार्बनिक रसायन। जिसमें भौतिक रसायन में बेटा कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर हैं। ठोस अवस्था, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, पृष्ठ रसायन और तत्वों के निष्कर्षण इस बार कट गया है। इसमें से तुमको कुछ नहीं पढ़ना है। तो तुम्हारा ठोस अवस्था 5 नंबर का आता है, विलयन 7 नंबर का आता है, विद्युत रसायन 5 नंबर का आता है, रासायनिक बलगतिकी 5 नंबर का आता है, और पृष्ठ रसायन भी 5 नंबर के ये चैप्टर आते हैं। ये पूरे भौतिक रसायन हैं, और जितने न्यूमेरिकल्स आते हैं इन 3-4 चैप्टर से आते हैं। ठोस अवस्था, विलयन और विद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी के ही न्यूमेरिकल आते हैं। इसके अलावा और कहीं से न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। दूसरी चीज है अकार्बनिक रसायन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है? पी ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, उत्सर्जक यौगिक। तो पी ब्लॉक के तत्व का सबसे ज्यादा नंबर का आता है, 7 नंबर का आता है बेटा ये, और डी एंड एफ ब्लॉक 4 नंबर का आता है। उपसहसंयोजी यौगिक हमेशा बेटा आपका 6 नंबर का आता है। तो यहाँ पे पी ब्लॉक के तत्व जो जितना है, जो पी ब्लॉक के आपका तत्व है, इससे जो आता है 5 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनाया जाता है, हैबर प्रक्रम विधि, या हाइड्रोक्लोरिन को बनाने का मेथड, या बहुत सारी चीजों के बारे में हम पी ब्लॉक में पढ़ते हैं, और 5 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा इस चैप्टर से आते हैं। और उपसहसंयोजी यौगिक में सबसे पहले तो इसके 2 थ्योरीज हैं, एक वीपीटी और एक सीएफटी, यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, और एक क्रिस्टल छेद सिद्धांत। दोनों इस चैप्टर से हमेशा पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। और ये जान लेना 100 में 80% अभी आएगा। उसका क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन मैं खुद दे रहा हूं बेटा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद अकार्बनिक रसायन हो गया तुम्हारे पास। कार्बनिक रसायन में हेलोकेन, हेलोरिन, ये सब लोग पढ़ते होंगे, अच्छे से जानते होंगे। इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी यूट्यूब पे। 5 नंबर का आता है अल्कोहल, फिनॉल ईथर, ये 5 नंबर का आता है। एल्डिहाइड, कीटोन, ये आपका 6 नंबर का आता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये तुम्हारे पास पूरा 6 नंबर का आता है। एमीन 4 नंबर का आता है। जैव अणु 6 नंबर का आता है। तो ये क्वेश्चंस हो गए, वो उसके डिवाइडेशन हो गया, या कितने नंबर का आता है। अब इन चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उनके बारे में बात करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर बेटा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ठोस अवस्था हमारे पास है। ठोस अवस्था कितने नंबर का पूछा जाता है? 5 नंबर का पूछा जाता है। और इसमें क्या पढ़ना है समझो मेरी बात। सबसे पहले ठोसों का वर्गीकरण। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, यहाँ पे जो बच्चे एक साल से पढ़ते आ रहे हैं उनको इसमें से 50 नहीं 70% तो ऑलरेडी यहाँ पे तैयार होगा। और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो सिर्फ 22-23 दिन की मेहनत में, यानी 21-22 दिन जो भी तुम्हारे पास बचा हुआ है, उसके मेहनत करके इसको आराम से कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले ठोसों का वर्गीकरण। ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस जान लो क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या जानो। देखो, एक को याद रखोगे, क्रिस्टलीय ठोस को याद रखोगे, अक्रिस्टलीय ठोस ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि उसका जस्ट उल्टा कर देना है। यहाँ पे क्रिस्टलीय तथा उसके अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, यानी एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी, सारी चीजों के आप जानते होंगे। संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी, इस पर न्यूमेरिकल होते हैं। इसका हमने यूट्यूब पे न्यूमेरिकल बताया भी बहुत बार है। पीछे की वीडियो आप जाके देखो, उस पर हमने बहुत सारी चीजें बताया है। यहाँ पे एससीसी, बीसीसी, एसटीसी, इसको हमने बताया है साटके और फ्रेंकल दोष। इसको भी हमने बताया है कि साटके दोष क्या होता है, फ्रेंकल दोष क्या होता है। तो इसका सारा सोल्यूशन तुमको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा बेटवा लोग, ठीक है। विलयन में क्या है?
बिलियन में हमने बताया है बिलियन किसे कहते हैं, आपको पता है कि 2 या 2 के समांगी बिलियन, हर समांगी प्रकार के बिलियन से मिलकर जो बनता है पदार्थ से मिले हुए को बिलियन बोलते हैं। ऐसे ऐसे आप अपने आप से बना सकते हो। किताब वाला मत छापा करो, किताब की चीजों को आप वहां पे मत छापा करो, वरना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। और राउल के नियम अच्छे से हमने बताया है। हेनरी का नियम, इसको भी हमने बताया है। बिलियन की सांद्रता व्यक्त करना मतलब आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, मोलरता, मोल अंश, मोल पार्ट्स पार्ट मिलियन। तो मोलरता, मोललता और मोल अंश, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आपको पढ़ना है। हेनरी का नियम आपको पढ़ना है, राउल का नियम आपको पढ़ना है। इसको मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं, लेकिन अगर जो चीज नहीं पढ़े हो उसकी भी वीडियो मैं लेकर आऊंगा और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी मैं लेकर आऊंगा और आपको इसी तरह पढ़ाता रहूंगा और बहुत सारी चीज को हम अच्छे से उसकी एनालिसिस करवाता रहूंगा। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, बेटा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और परासरण दाब आल्सो, हिमांग में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, वाष्प दाब पर अपेक्षित अवनमन। अब आपको मन में ये आ रहा होगा सर सबका क्वेश्चन कैसे करें, कैसे पढ़ें, कैसे पता चलेगा। तो बेटा हम लोग ऐप पर अपने कुंजी बैच लॉन्च किए हैं। उस कुंजी बैच में हम लोग सारे क्वेश्चंस का जवाब, सारे क्वेश्चन का सलूशन, सारे क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स और सारी चीज हम वहां पे अपलोड करवाते हैं और रोज सॉल्व करवाते हैं। 3 घंटे एक पेपर को, 5 कुंजी बैच था जिसमें से हम लोग 3 ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगर आप भी चाहते हो कि उस कुंजी बैच को आप भी ज्वाइन करके उसका सोल्यूशन पा सको, उसके पीडीएफ पा सको, उसके हैंड रिटन नोट्स पा सको, तो आप बेटा नंबर दिया रहता है, नंबर पे सीधा आप जाके मैसेज या फोन करो। फोन करने के बाद आपको वहां पे सारी चीजें, सारी जानकारियां दी जाएंगी और वहां पे वीडियोस बहुत सारे पीछे वाली पड़ी हैं, आप वहां पे देख के अपनी तैयारी और बोर्ड पेपर की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे बेटा उसके बाद हमारे पास है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में क्या है बेटा, वैद्युत रसायन में यहाँ पे हमको क्या क्या पढ़ना है, चालकत्व के बारे में पढ़ना है, यस सर। विशिष्ट चालकत्व के बारे में पढ़ना है, यस सर। उसके बाद यहाँ पे तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, कोलराउस का नियम, इलेक्ट्रॉन विभव का नैसर समीकरण, सेल अभिक्रिया या विद्युत रासायनिक समीकरण, बेटा विद्युत रासायनिक समीकरण भी पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। विद्युत रासायनिक समीकरण और यहाँ पे सेल अभिक्रिया और विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी क्या होता है, केमिकल काइनेटिक। रासायनिक बलगतिकी में सब 2 चीजों के बारे में तुमको पढ़ना है, वेग, अपक्रिया की वेग को कैसे निर्धारित किया जाता है, स्लो स्टेप से आपको पता है कि अपक्रिया का वेग कैसे निर्धारित किया जाता है, एकदम स्लो स्टेप से। और अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ना है और इन्हीं तीनों के बारे में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, इन्हीं तीनों से न्यूमेरिकल्स भी तुमको करना है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है प्रथम कोड की अभिक्रिया के बारे में तुमको पढ़ना है। फिर चैप्टर नंबर 5 है पिष्ट रसायन, इसका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है हर बार। यहाँ पे अधिशोषण, अधिशोषण के प्रभावित करने वाले कारक, कोलाइडी विनियम, अधिशोषण के प्रकार, विद्युत अपोहन, हार्डी सुलजे का नियम, ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड, ये 5 नंबर में पिछली बार पूछा गया था। अब बात ये आती है कि सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, आप बता रहे हो, लर्न कैसे होगा। देख बेटा हमको पता है कि आपके पास केमिस्ट्री के अलावा और भी बहुत सारे पेपर हैं, उनको भी देना है, बट थोड़ा सा अब इस समय एकदम सीरियस हो जाओ और घर पे अपने आप को टाइम दो, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, और अच्छे से अगर आप ज्यादा नहीं सिर्फ 2 घंटे अगर टाइम लगातार देते जाओगे तो मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि आप अच्छे से उस चीज को पास कर सकते हो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी आपके पास टाइम है, लेकिन कुछ दिन बाद समय ऐसा आ जाएगा कि टाइम ही नहीं बचेगा। उस समय आपका माइंड एकदम क्या हो जाएगा, डिप्रेसाइड हो जाएगा कि अब क्या करें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें। तो उस चीज को होने से पहले आप पहले यहाँ पे चीजों को अच्छे से एनालिसिस करना सीख जाओ, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे क्या है हमारे पास, अकार्बनिक रसायन। बेटा अकार्बनिक रसायन क्या होता है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। सबसे पहले पी ब्लॉक, सबसे ज्यादा नंबर इससे पूछा जाता है, बहुत बड़ा चैप्टर भी है ये पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का मतलब हो गया यहाँ 15, 16, 17, 18 ग्रुप के बारे में बात किया जाता है और उन ग्रुप्स के एलिमेंट्स के बारे में बात किया जाता है। कैसे अब तक तो है, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, आकार बढ़ता है, त्रिज्या बढ़ती है, इनका एंथैल्पी क्या होती है, इनके अंदर क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, इनके बारे में जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुण होते हैं उनको पढ़ना। एक कहानी की तरह पढ़ो और एक ग्रुप का आपने पढ़ लिया तो सारे ग्रुप उसी तरह एनालिसिस करते हैं, उसी तरह काम होता है। एक ग्रुप को अच्छे से पढ़ लो और कुछ खास तरह की प्रॉपर्टीज है, कुछ खास तरह के एलिमेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ेगा, आ जाएगा। बाकी जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटवा वो है किसी भी सल्फर डाइऑक्साइड है, प्रक्रम विधि, हाइड्रोक्लोरीन को बनाने की विधियां, ये सारी जो चीजें हैं और कुछ ऐसे
क्वेश्चन है जो हार्ड नंबर बड़े नंबर पूछे जाते हैं, और इसमें से हर बार ये तुमको देखा करने को मिलेगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन एक इसमें से ही बनता है। तो हो सकता है आपकी बार भी वो चीज इंतजार कर रही हो, आपकी बार भी वो चीज बनने के लिए तैयार हो। तो बेटा यहाँ पे चीजों को अच्छे से एनालिसिस करना है, और उनको अगर आप एक बार कहानी तरह पढ़ लोगे, फिर दूसरी बार कहानी तरह पढ़ लोगे, तीसरी बार कहानी तरह पढ़ लोगे, तो उतनी चीजें तो तुमको याद हो जाएंगी यार। उसके बाद फिर किसी चीज को याद नहीं करना है, पढ़ने का तरीका सीखना है, लिखने का तरीका सीखना है। उसके बाद क्या करना है, आप अपने आप से अपने मन से बना के जब चीजों को लिखना स्टार्ट करोगे अपने भाषा में, तो वो बहुत अच्छा मॉडिफाई करती है वो एग्जामिनर को। एग्जामिनर के सामने जब आप बैठते हो, एग्जामिनर जब चेक करता है काफी, तो सोचता है कि बच्चे ने खुद से बना के लिखा है, और इससे वो प्रभावित होकर नंबर भी ज्यादा देता है आपको। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक जो हमारे पास बेटा है, डी एंड एफ ब्लॉक ये ज्यादा नंबर का नहीं पूछा जाता, ये 4 नंबर का पूछा जाता है। लेंथेनाइड अंकुंचन के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने की विधि, बहुत छोटी मेथड है, याद करना है, एक लाइन में कोई सूत्र होगा उसको याद कर लेना बस। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने का एक विधि, पाइरोलुसाइड को कैसे पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि, और संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण, इन सारी चीजों के बारे में तुमको एनालिसिस करना है और कुछ नहीं करना है। बहुत कम नंबर का पूछा जाता है, यानी इस चैप्टर को बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे आपके पास है उपसहसंयोजी यौगिक, इसमें तुमको पढ़ने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं इस पे टिक मार दे रहा हूँ, वीपीटी सीएफटी क्या है, ये कहानी के जैसे याद करना है। कहानी जैसे याद करोगे फिर अपने आप से उसको बना के लिख दोगे, हो जाएगा। संकुल शब्द आएगा तो संकुल शब्द का मतलब होता है उपसहसंयोजी ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है, उपसहसंयोजी लिगेंड तथा इसकी आयुपीएसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आयुपीएसी हमने ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पे वीपीटी हमने ऑलरेडी बता दिया है, यूट्यूब पे सर्च करोगे मिल जाएगा। सीएफटी भी हमने बताया है। आप जितना पढ़ाया गया है उतना जाके पढ़ लो, बस 5 मिनट की वीडियो, 5 मिनट कर ले होगा, 5 मिनट का हमने उसमें बताया है। आधा घंटा के अगर वीडियो होगा, अगर 40 मिनट की वीडियो होगी, तो उसमें तुमको 20 तरह के क्वेश्चन तो ऑलरेडी मिल जाएंगे। ठीक है, हेलो एल्केन, हेलो एरेन, इस चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ाया है, जितना हमने पढ़ाया है उतना जाके आप पढ़ लो। हेलो एल्केन की बनाने की विधियां सबसे इंपॉर्टेंट है, SN1 SN2 नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और एक चीज मैं तुमको बता दूं, चाहे वो एल्कोहल फिनाल ईथर हो, चाहे हेलो एल्केन हेलो एरीन हो, चाहे एल्डिहाइड कीटोन हो, सबसे ज्यादा बंद श्रृंखला के बारे में पढ़ना है आपकी। यानी हेलो एल्केन है, हेलो एरीन है, तो हेलो एरीन के बारे में ही पूछा जाएगा, फिनाल के बारे में ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हेलो एल्केन को बनाने की विधियां हैं, हेलो एरीन बनाने की विधियां हैं, हेलो एल्केन का वर्गीकरण भी है। हेलो एल्केन को 2 भागों में बांटा गया है। आप एक वीडियो जब देखोगे तो उसमें हमने बताया है, सारी चीजें अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि, डाइजोनियम बनाने की विधि, रासायनिक अभिक्रिया, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और अनुनाद, इन सारी चीजों को हमने पढ़ाया है। आप जाके यूट्यूब पर अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं, एक वीडियो 1 शॉट देखोगे तो 1 घंटे में खत्म। यानी अगर 12 चैप्टर हैं और 1 शॉट वीडियो देखना स्टार्ट करो इसके, तो कुछ वीडियो आधा घंटे के हैं, कुछ 40 मिनट के हैं, कुछ 1 घंटा के हैं। एक दिन में क्लियर कर डालोगे बेटवा लोग, एक दिन में। एल्कोहल फिनाल ईथर, एल्कोहल फिनाल ईथर, एल्कोहल बनाने की विधि क्या है, फिनॉल बनाने की विधि, एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया, ईथर विचलन की विधियां, ल्यूकस परीक्षण, एल्कोहल का वर्गीकरण, इन सारी चीजों को तुमको अच्छे से एनालिसिस करना है। वही सेम जो हेलो एल्केन का पैटर्न है वही इसका पैटर्न है, सारी चीजें हैं। अगर आपको हेलो एल्केन चैप्टर आ जाएगा तो उसमें के 50% रिएक्शंस तो इसमें है, वो ऑलरेडी आ जाएंगी, कैसे क्या बनाया जाता है, कैसे क्या बनाया नहीं जाता है। ठीक बा, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिल, ये 7 नंबर का आता है बेटा। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिल और पी ब्लॉक, इन चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक हमने खास तौर पे नेम रिएक्शन की वीडियो पूरी बनाई है, लगभग 40 से 45 मिनट का वीडियो है, उसको जाके आप देख लो। उसमें पूरी केमिस्ट्रिया को हमने यहाँ पे पूरी केमिस्ट्री को हमने यहाँ पे क्या किया है कि पूरी केमिस्ट्री को हमने यहाँ पे पूरा बना दिया है, पूरी नेम रिएक्शन के बारे में हमने बता दिया है, और वहां पे पूरी रिएक्शंस को अच्छे से एनालिसिस कर दिया है बेटा, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे एमीन, एमीन चैप्टर को देखो, यहाँ पे 1-2 रिएक्शन और इंपॉर्टेंट है। एक है एल्डोल संघनन, एल्डिहाइड कीटोन बनाने, देखो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का मेथड सेम है। कार्बोक्सिलिक को आप एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हमने पढ़ाया है। और यहाँ पे प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का वर्णन एक कहानी के जैसे है, उसको याद करोगे तो वो चीजें याद हो जाएगी तुमको। ठीक है, एमीन बहुत छोटा चैप्टर है, एमीन बहुत छोटा है। एमीन की प्रिपरेशन मेथड हमने बता रखा है ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हो। इसकी आयुपेशी, एमीन की विचलन की अभिक्रिया, और इसमें रासायनिक अभिक्रिया, कुछ छोटी बहुत रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, उनके बारे में थोड़ा ध्यान दो।
दो, उसके बाद खेला समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे जैव अणु चैप्टर है। जैव अणु चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, शर्करा, अपचयी शर्करा, मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज, इनुलिन, डीएनए, आरएनए। अच्छा, डीएनए और आरएनए के बारे में ज्यादा पढ़ लेना, इससे बहुविकल्पीय क्वेश्चन और इसमें बीच में अंतर डिफरेंस भी पूछे जाते हैं, तो डीएनए आरएनए ज्यादा पढ़ना। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ग्लूकोज के थोड़ा बहुत कहानी के जैसे, ही चैप्टर बहुत थ्योरेटिक मतलब कहानी जैसे है, इसको याद करना है, इसमें रिएक्शंस का पैटर्न नहीं समझना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नाम विक्रिया तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। अब बहुत आते हैं मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले चैप्टर से लेकर कुछ चैप्टर्स के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ पे अच्छे से एनालिसिस किया है। आ जाओ देखते हैं। ये है फ्रेंकल और सार्की दोष में अंतर। अब देखो कैसे याद करना है तुमको फ्रेंकल और सार्की दोष। तो सार्की दोष को आप कर लो, सार्की दोष को अगर आप कर लेते हो तो फ्रेंकल दोष ऑटोमेटिक आ जाएगा। सार्की दोष क्या होता है, यह परमाणु व आयनों के अपने समान क्रिस्टल क्षेत्रों से विलुप्त होने के कारण उत्पन्न होता है, और यहाँ पे यह अंतराकाशीय स्थान में चले जाने से उत्पन्न होता है। मतलब दोनों में एक चीज, एक का अगर याद करते हो तो एक का ऑटोमेटिक उसके डिफरेंट में आ जाएगा। इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है तो इसमें घनत्व कम नहीं होगा, बस खत्म कहानी। इसमें ठोसों के आयन लगभग समान होते हैं तो इसमें समान नहीं होगा। यह समानता उच्च सहयोगी संख्या वाले होते हैं तो समानता उच्च सहयोगी संख्या वाले नहीं होते हैं। मतलब जस्ट उसी का उल्टा मारना, अगर एक को आप याद कर लेते हो तो एक का तो ऑटोमेटिक उसके याद ही हो जाएगा बेटा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है फलक केंद्रीय घनीय FCC एकक कोशिका में परमाणु की कुल संख्या कितनी होती है। तो इस जालक में कोने के अतिरिक्त प्रत्येक फलकों पे भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं। कोनों पे स्थित परमाणु का योगदान कितना होता है, 1/8 गुणे 8 बराबर कितना आ जाएगा, काट दोगे इसको तो 1 आ जाएगा। फलकों पर कितना होता है इसको हमने अच्छे से बताया है, आप जाके देखोगे तो वहां पे हमने अवयवी कण संख्या निकालना बताया है आपको। और यहाँ पे फलकों पर स्थित परमाणुओं का योगदान 1/2 गुणे 6 3 आ जाएगा। एकक कोशिका में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 3 1 4 हो गई। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो। क्रिस्टलीय ठोसों के आधार पर वर्गीकरण है, कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। आणविक ठोस होता है जिसमें आयोडीन, सल्फर, सफेद फास्फोरस आदि इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हमारे पास आयनिक ठोस होता है। आयनिक ठोस के एग्जाम्पल क्या है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट आदि। धात्विक ठोस क्या होता है बेटा, धात्विक ठोस के उदाहरण है हमारे पास क्या, सोना, चांदी, तावा आदि। सहसंयोजक ठोस क्या होता है, सहसंयोजक ठोस के उदाहरण है हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका आदि। परिभाषा यहाँ पे जिन ठोसों, सहसंयोजक ठोस बहुत इंपॉर्टेंट है, और सहसंयोजक ठोस हमेशा बहुविकल्पीय में भी पूछ सकते हैं इसको, और ये इसका 2 नंबर में पूछा जाता है, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं, जिन ठोसों के क्रिस्टल जलक परमाणुओं से बने होते हैं वे सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका आदि। आगे चेक करते हैं आयनिक ठोस तथा धात्विक ठोस में अंतर। आयनिक ठोस क्या होता है, इन ठोसों में अवयवी कण आयन होते हैं, तो हो गया इसका उल्टा कर दो, इसमें अवयवी कण धनात्मक धातु आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ठोस कठोरता और भंगुर होते हैं तो इसमें नहीं होते हैं। उच्च ठोसों गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, इसमें फिर नहीं होते हैं। ये ठोस विद्युत उजालक होते हैं तो इसमें सुचालक हो जाएगा। बस क्लियर है। इन चीजों को अगर तुम ध्यान से पढ़ लेते हो, ध्यान से अगर देख लेते हो तो सारी चीजें तुमको अच्छे से एनालिसिस हो जाएगी। अच्छा आगे आओ यहाँ पे। तो ये पहले चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हमने यहाँ पे उठा लिया है। ये इसी तरह तुमको पढ़ना है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ इसी तरह तुमको छोटा सा नोट्स बनाना है और पढ़ते जाना है। वीडियो आप देखना है, शॉर्ट वीडियो को देखते पढ़ते जाना है। यहाँ पे अगला हमारे पास क्या है, बिलियर चैप्टर का गया परासरण तथा विसरण में अंतर क्या है। अब परासरण और विसरण में अंतर क्या है, परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य होता है, जिसमें इसमें नहीं होता है। एक को याद करोगे बेटवा तो एक ऑटोमेटिक आ जाएगा भाई साहब। दूसरा है परासरण के विलयन के कप केवल एक दिशा में विस्तृत होते हैं तो इसमें नहीं होगा। परासरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में होते हैं तो इसमें नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लो, अच्छा स्क्रीनशॉट मार सकते हो आप। परासरण में विलायक कण कम सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता विलयन में हो जाते हैं, इसमें नहीं जाते हैं। हो गया खत्म कहानी। अगला है राउल का वाष्प दाब का अनुमान स्थिरांक लिखिए, इनकी सीमाएं भी लिखिए। तो राउल के नियम के अनुसार किसी भी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अनुमान विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यहाँ पे देख सकते हो P माइनस PS अपान P बराबर का N1 अपान N1 प्लस N2। यहाँ पे समाप्त देख सकते हो। तो यहाँ पे P तथा PS क्या है, विलायक और विलयन के वाष्प दाब है, और N1 N2 क्रमशः विलेय तथा विलायक के ग्राम अणु की संख्या है। सीमाएं इसकी क्या है, सीमा क्या है इसकी, सीमा है राउल के नियम के निम्नलिखित तनु विलयन पर लागू होता है। मतलब इसका जो नियम होता है वो सांद्र पर कभी लागू ही नहीं होता है। तनु मतलब कम वाला, तनु मतलब क्या होता है, कम वाले पे लागू होता है। यहाँ पे क्या है कि यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। मतलब वो उस पर लागू होगा जो अवाष्पशील होंगे, जो वाष्पशील होंगे उस पर लागू नहीं होगा। विद्युत अपघट्टों के विलयनों पर राउल का नियम लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चंस का नोट्स अपने हिसाब से वन शॉर्ट वीडियो को देखो। यहाँ पे आप टाइम नहीं है कि पूरा 8 वीडियो 10 वीडियो पढ़ने का, एनालिसिस करने का टाइम नहीं है। सिर्फ एग्जाम में जितना हमने पढ़ाया है
जितने पीछे वीडियो हमने पढ़ाए हैं, जितनी चीजों को हमने एनालिसिस करवाया है, उसको अच्छे से देखो और अच्छे से अगर देख के अगर अच्छी चीजों को आप वहां पे पढ़ना चाहते हो, अगर चाहते हो कि बोर्ड पेपर में हम भी कुछ नंबर पाएं, बढ़े, तो आप इसी तरह देखते रहो। और बहुत जल्द हम लगातार यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं, बहुत लगातार आपको यहाँ पे मेहनत करने वाले हैं, लगातार आपके साथ जुड़ने वाले हैं और लगातार एक धुआंधार तरीके से आपकी यहाँ पे तैयारी कराया जाएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के आज शाम वाली वीडियो में बेटा। आज शाम की वीडियो हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट बहुत जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनके बारे में भी अच्छे से एनालिसिस करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।